नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। बिहार में विधानसभा का रण सज चुका है, योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री बिहार में प्रचार के लिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने पहले प्रचार किया, उसके बाद आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी बिहार में प्रचार के लिए पहुंचे। बेगूसराय जिले में उन्होंने जाकर प्रचार किया, कई जनसभाओं को संबोधित भी किया। तो आज चर्चा करेंगे कि देवेंद्र फडणवीस कैसे बिहार के चुनाव में बीजेपी के लिए असर डाल पाएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। बिहार चुनाव में देवेंद्र फडणवीस किस तरीके से बीजेपी की, एनडीए की मदद कर पाएंगे? बिहार चुनाव जो है ना अभिषेक, वो हरियाणा स्टाइल में लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी। हरियाणा स्टाइल? हरियाणा में विधानसभा चुनाव, हाँ, जो हरियाणा में जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना, ठीक उसी तरीके का स्टाइल है ये। अब किया क्या गया है, मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूं। हर विधानसभा की जिम्मेदारी किसी एक बड़े नेता को दी गई। स्टार प्रचारकों के अलावा ये जो स्टार प्रचारक आएंगे वो रैलियां करेंगे, जनसभाएं करेंगे, छोटे छोटे नुक्कड़ सभाएं करेंगे, वो अलग है। लेकिन ये किया क्या गया है कि जितने भी बड़े नेता है या संगठन या चुनाव लड़ाने का जिनको अनुभव है, हर को एक एक विधानसभा दिया गया है कि सारा कुछ आपको कोऑर्डिनेट करना है। ये चेहरे नहीं होंगे, ये अंदर का पूरा मैनेजमेंट देखेंगे कि हर बूथ तक ये सुनिश्चित करेंगे कि अपना हर वोटर पहुंच जाए। ये दूसरा लेयर आता है। ये तो पहला लेयर है कि पीछे से बैठ के सारा मैनेज कर रहे हैं, इतने बूथ है, इतने अपने बूथ एजेंट हैं, तो अपना इतना पन्ना प्रमुख है, तो ये सारा कुछ देख रहे हैं और हर दिन शाम को रिपोर्टिंग होनी है, हर दिन। दूसरा जो इससे ऊपर का लेयर है वो ऐसे नेताओं का है कि जिनको थोड़ा बहुत जानते हैं लोग बिहार में। वो बिहार के नहीं है, उत्तर प्रदेश के जैसे 55 नेता पहुंचे हुए, झारखंड के नेता, आसपास के राज्य के, मध्य प्रदेश के नेता। दूसरा लेयर वो है। तीसरा लेयर ये सुनिश्चित करना है कि जो भी बिहार के लोग बाहर रह रहे हैं वो आए ज्यादा से ज्यादा संख्या में और मतदान करें। उसके बाद ये शुरू होता है, ये चौथा लेयर है जिसमें सारे मुख्यमंत्री हैं, सारे स्टार प्रचारक हैं। 40 स्टार प्रचारक हैं, 40। पहले चरण में 110 सीटों पर वोटिंग होनी है जी। ये 40 को उतरना है। मतलब हर विधानसभा में एक स्टार प्रचारक भी आएगा जो कि मोबिलाइज करेगा भीड़ को। उसी के तहत और सबसे ऊपर वाले लेयर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नीतीश कुमार हैं, ये सब जो है, अमित शाह हैं सबसे टॉप लेयर में। तो ये 5 लेयर में चुनाव होगा। ठीक है। उसके अलावा जो अलग से जो कर रहे हैं, आप देखिए कि 2 चरणों में चुनाव है ये। अमित शाह नॉमिनेशन के पहले ही पहुंचे हुए हैं बिहार में। अमित शाह कार्यक्रम है उनका, तो 3 दिन तक सारा नॉमिनेशन हो जाना है। हर नॉमिनेशन में एक अलॉट किया गया है एक बड़े नेता का। जैसे आप जिस विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ये बेगूसराय है, कुंदन सिंह यहां लड़ रहे हैं, गिरिराज सिंह तो स्थानीय हैं जी, लेकिन इसके अलावा देवेंद्र फडणवीस वहां जाएंगे। आप देखिएगा कि योगी जी गए थे सारण में जी, और हर नॉमिनेशन के बाद एक सभा होनी है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि तैयारियों का स्तर बताता है कि दोनों पक्ष में जो 2 खेमे हैं, एनडीए और महागठबंधन, दोनों में तैयारियां किस हद तक है। महागठबंधन, यही बात है। एक उनकी तैयारियों का आप अंदाजा लगा लीजिए कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये भी तय नहीं है। कहां से कौन कैंडिडेट होगा, ये तय नहीं है। पता चला कई ऐसे जगह पे है जहां महागठबंधन के 2-2 उम्मीदवार उतरे हुए हैं। कहीं सीपीआई उतरा हुआ है और आरजेडी भी उतरा हुआ है, कहीं कांग्रेस उतरा हुआ है तो आरजेडी के भी उम्मीदवार हैं, कहीं वाम दल है तो कांग्रेस का भी उम्मीदवार है। ऐसे सीटें हैं और आज बाकायदा आई है 13-14 सीटों की लिस्ट। ये है तैयारी उनकी। मुकेश सहनी को वो पहले चरण के अंतिम दिन का नॉमिनेशन आज था 17, शाम तक यही नहीं पता कि वो कहां से लड़ रहे। अंत में यह कहा गया कि 15 सीट आपको दी गई है। हड़बड़ी में नॉमिनेशन करा है। आप देखेंगे कि एक तरफ एनडीए का नॉमिनेशन हो रहा है, पूरा गाड़ियां हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, दूसरे राज्यों से प्रभारी हैं, जनसभा हो रही है, और दूसरा जल्दी जल्दी सिंबल दे रहे, नहीं तो छूट जाएगा, जाके बेचारा अकेले करके चला रहा है। ये है तैयारी का फर्क। अब आते हैं देवेंद्र फडणवीस और बेगूसराय वाला सीट के
जी। कुन्नम सिंह वहां से दी गई है टिकट, गिरिराज बाबू वहां लगे हुए हैं, देवेंद्र फडणवीस को उतारा गया है। मतलब कि और यह सुनिश्चित किया गया है कि एक समीकरण बनाया गया है कि फलाने विधानसभा में कौन कितना प्रतिशत वोट है, कौन सी जाति का, उस जाति का एक कोई बड़ा नेता आए, उस गांव में जाए, उस घर तक पहुंचे। सोचिए कि एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति, एक उप मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति गांव में जाके मोबिलाइज कर रहा है वोटर को। ये यहां तक आ गए। वहां स्टार प्रचारक राहुल गांधी को पता नहीं, मैं कल का कार्यक्रम देख रहा था कि राहुल गांधी पहले चरण का अब शुरू हो रहा है, पता चला कि बिहार में कोई कार्यक्रम ही नहीं होता, न प्रियंका गांधी का कोई कार्यक्रम है। ये अकेले तेजस्वी को सारा जगह, अब बताइए वो नॉमिनेशन में जाएंगे कि जनसभा करेंगे कि सीट बंटवारा होगा उसका तय करेंगे कि मनाएंगे। पहले मनाना भी एक अलग काम है वहां पे। आज मुकेश सहनी कह रहे थे कि हमको उप मुख्यमंत्री बनना है, और कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा ऑफर किया है। वेग है, तो इसी से पता चलता है कि क्या हवा है, यही ना। अब देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा? देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जो वातावरण है, जो माहौल है, वो एनडीए के तरफ दिख रहा है। बिल्कुल, एक बार सुनवा दे देवेंद्र फडणवीस। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सुनवाइएगा जरा। बेगूसराय पहुंचे, क्या कहना चाहिए? देखिए, चाहे वो बेगूसराय हो या पूरा बिहार हो, यहाँ तो एनडीए की हवा चल रही है, एनडीए के साथ लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी पर बिहार का सबसे ज्यादा प्यार भी है और हमेशा बिहार ने अधिकार भी जताया है। तो मैं मानता हूँ मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में फिर एक बार बिहार एनडीए के साथ आ रहा है। देखिए, सरकार एनडीए की बन रही है। मोदी जी, नीतीश जी, पासवान जी, मांझी जी, कुशवाहा जी, ये जो हमारे 5 प्यारे हैं, ये मिलकर सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत के साथ। प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र करने के साथ साथ एनडीए के बाकी दलों का भी नाम लेना नहीं भूले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। और ये यहाँ का हर प्रचारक कह रहा है कि हम 5 पंजे, 5 प्यारे, 5 दल, और वो कह रहे हैं कि दूसरे दल के बारे में मुझे पता नहीं कि क्या उनका स्थिति है। आप समझ रहे हैं ना, जो भी आदमी कभी भी इलेक्शन कवर किया हो या चुनाव लड़ा हो या लड़वाया हो, वो समझ जाएगा कि क्या चल रहा है। अच्छा, कहां पे कौन नेता जाएगा, इसके पीछे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग। आप पूछिए कि देवेंद्र फडणवीस ही बेगूसराय क्यों? वही जानना चाहता था सर। हाँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये क्योंकि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण बहुल सीट पे भेज देना चाहिए था। ये भूमिहार बहुल सीट पे देवेंद्र फडणवीस क्या करने गए थे? तो इसका जवाब ये है कि भूमिहार वहां, और दूसरी तरफ का जो कैंडिडेट है वो भी भूमिहार है, तो ये वोट तो हो सकता है कि बटे। ठीक है, एक्स्ट्रा बीजेपी के कौन कौन से आ सकते हैं? तो एक ब्राह्मण वर्ग वहां पे है जो कि अच्छी खासी संख्या में। जवाब मिल गया कि देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण है। उसके बाद कौन है? केशव प्रसाद मौर्य है वहां। केशव प्रसाद मौर्य की जाति का वहां अच्छा खासा संख्या है। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि तैयारियों का स्तर और प्लानिंग क्या है, इतनी डिटेल प्लानिंग अमित शाह ने की है इस बार। इसी तो माइक्रो मैनेजमेंट कहते हैं बीजेपी का। बिहार में एक चाणक्य जिनको कहा जाता है नीतीश कुमार, यहां डबल चाणक्य आ गए हैं। दोनों आज मिले भी हैं, घंटे भर बातचीत भी हुई है। उसके बाद सारण की धरती पे उड़े हैं, और सारण में अमित शाह का बयान क्या था? राजीव प्रताप रूढ़ी ने उनसे पूछा कि अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, अभी से क्यों आ गए? तो अमित शाह कहते हैं कि चुनाव के बाद प्रचार तो सब करते हैं, नॉमिनेशन के बाद हमारा सालों भर 365 दिन चलता रहता है। और जिसने भी सारण से शुरुआत की प्रचार का, वो हमेशा जीता है। बिहार का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, यहां तक सोचा जा रहा है। तो तैयारियों के स्तर पर, गठबंधन में कौन कितना गठबंधन एकजुट है उस स्तर पर, कैंडिडेट के स्तर पे, सर्वे के स्तर पे, और योजनाओं के स्तर पे, काम के स्तर पे, बिल्कुल ये अभी तो फिलहाल लीड लेता दिख रहा है। बिल्कुल, अब चुनाव है, चुनाव की हवा अंतिम 24 घंटे में बदलती है। अभी कुछ नहीं मैं कहूंगा,
लेकिन आज की तारीख तक जब हम 17 अक्टूबर 2025 की शाम को बात कर रहे हैं, उस वक्त तक तो एनडीए फार अहेड दिख रहा है। वो तो तैयारियां ही दिखा रहे हैं किस तरीके से। अच्छा, सामने वाले का क्या है मुद्दा कि मुझे वोट दो, क्यों दो? तो वही पुराना 90 के दशक वाला कास्ट। करूंगा क्या ये कोई बता नहीं रहा है। राहुल गांधी आए थे, 1.5-2 महीना पहले वोट चोरी वाला बाइक चला के गए, तो आज तक दोबारा वापस नहीं आए। बिल्कुल, नीतीश कुमार प्रधानमंत्री इसके अलावा और महागठबंधन के पास मुद्दा कुछ नहीं है। और तब तक प्रधानमंत्री 3 बार आ गए, अमित शाह 4 बार आ गए, केशव प्रसाद मौर्य, धर्मेंद्र प्रधान लगातार कैंप किए हुए हैं, 6 मुख्यमंत्री आ गए, कम से कम 150-200 नेता दूसरे राज्यों के आ गए हैं, 243 सीट पर कहीं कोई सांसद बैठा हुआ है, कोई विधायक बैठा हुआ है, सब लड़वा रहा है चुनाव कि गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये है बिहार की स्थिति। बिल्कुल, और इसीलिए शायद देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, क्योंकि उन्हें अपनी एक और महत्वपूर्ण बात भरोसा है। जी, एक और महत्वपूर्ण बात है, एक और मैसेज है। अभी भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किन राज्यों में आ रहा है? आप बताइए, सबसे ज्यादा पैसे किस राज्य में आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। जी, नॉमिनेशन के पहले दिन उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं यहां पे, पहले चरण में जहां होना है। सोचिए कहां से सोचा जाता है, कितनी डिटेल में प्लानिंग होती है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ आकर अपने प्रचार की शुरुआत करते हैं, उसी दिन उत्तर प्रदेश में विश्व बैंक के चेयरमैन आके कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए और खास करके छोटे और सीमांत किसानों के लिए इतना बढ़िया मॉडल मैंने कहीं नहीं देखा। आपको क्या लगता है कि ये जो वोटर है ये नहीं सुन रहा है? बिल्कुल, ये है बिहार में अभी तक की हकीकत। ठीक है सर, ये चल रहा है बिहार में। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। बाकी जिस तरीके से बीजेपी ने बिहार में एनडीए की सरकार बनाने के लिए एक बार फिर से माइक्रो मैनेजमेंट वाली अपनी योजना पर काम किया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं और यहां मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। आज इस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने जातीय समीकरण को साधने के लिए और उससे भी परे जाकर जो काम आज किया है, उससे दिखाता है कि बीजेपी की तैयारियां किस हद तक बिहार में चल रही हैं। बाकी पंकज सर, एक बार फिर आपका धन्यवाद। बाकी दर्शकों को आपका इस विषय पर क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।